नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्रव्य गुण शास्त्र से पहला यूनिट द्रव्य गुण शास्त्र परिभाषा। इस यूनिट में आज जो हम टॉपिक्स देखने वाले हैं ये CCIM के सिलेबस के अनुसार है और ये टॉपिक्स हैं द्रव्य गुण विज्ञान के सप्त पदार्थ के लक्षण। सप्त पदार्थ क्या क्या हैं? द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव और कर्म। इस वीडियो में हम इन सातों पदार्थ के सिर्फ लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो हम अपने अगले वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि CCIM के सिलेबस के हिसाब से पहले यूनिट में सिर्फ इन सप्त पदार्थ के लक्षण ही बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं द्रव्य गुण शास्त्र की परिभाषा से। द्रव्य गुण शास्त्र 3 शब्दों से बना हुआ है। पहला द्रव्य, दूसरा गुण और तीसरा शास्त्र। इसमें देखिए जो द्रव्य है वो क्या है? जिसके आश्रय में गुण एवं कर्म समवायी संबंध से हो। ये इंपॉर्टेंट है, समवायी संबंध। मतलब कि कोई भी द्रव्य, चाहे वो गिलोय हो चाहे वो आम्र हो, उसमें उसके गुण और कर्म समवायी संबंध से आश्रित हो, उसी को द्रव्य कहते हैं। अब समवायी संबंध का मतलब क्या है? वो द्रव्य जब बन चुका है और उसमें जब तक गुण और कर्म रहेंगे तब तक ही उसका अस्तित्व रहेगा। जब गुण एवं कर्म उससे अलग हो जाएंगे तो उस द्रव्य का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उसी को समवायी संबंध कहते हैं। संबंध इसमें देखिए 3 प्रकार के हो रहे हैं: समवायी संबंध, असमवायी संबंध और निमित्त। इनको हम अलग अलग अगले वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप समझिए कि समवायी संबंध का मतलब क्या होता है। ऐसा संबंध जिसमें जो मिलने वाले जो घटक हैं, जब द्रव्य को बना रहे हैं वो, तो जब तक वो उसमें रहेंगे तब तक उस द्रव्य का अस्तित्व रहेगा, और जब वो उससे अलग हो जाएं तब उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, उसी को समवायी संबंध कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? किसी कार्य को निष्पादित करने के लिए आवश्यक धर्म या निश्चेष्ट कारण को गुण कहते हैं। यह द्रव्यों में समवायी संबंध से मौजूद रहता है। देखिए हमने यहाँ पर देख ही लिया है कि गुण एवं कर्म समवायी संबंध से हैं, तो ये जो गुण है यहाँ पर वो उस द्रव्य में समवायी संबंध से रहेगा। ये इसका एक लक्षण हो गया। गुण का लक्षण है ये कि वो द्रव्य में समवायी संबंध से रहता है। किसी कार्य को निष्पादित करने के लिए आवश्यक धर्म क्या जरूरी है? कि एक कारण हो तभी वो कार्य होगा, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। तो ये जो कारण है वो कैसा होगा? निश्चेष्ट होगा। गुण जो है वो निश्चेष्ट होता है, मतलब खुद की उसकी चेष्टा नहीं होती है, वो खुद से वो मोटिवेट नहीं होता है कोई भी काम करने के लिए। यहाँ गुण शब्द से गुण, कर्म एवं प्रयोग, ये तीनों का बोध हो रहा है। जब हम द्रव्य गुण शास्त्र की बात कर रहे हैं, द्रव्य गुण शास्त्र की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें ये जो गुण है उस गुण का मतलब है गुण, कर्म एवं प्रयोग। मतलब कि द्रव्य गुण शास्त्र क्या हुआ? कोई भी औषध या आहार, ये हो गया द्रव्य के रूप में प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों के गुण, कर्म एवं प्रयोग के बारे में जिस शास्त्र में वर्णन हो उसे द्रव्य गुण शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो गुण है ये क्या हुआ? ये गुण भी होगा, कर्म भी होगा और प्रयोग भी होगा। कोई भी एक मटेरियल है, कोई भी एक द्रव्य है, कोई भी एक औषधि है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके क्या क्या एक्शन है और क्या क्या उसके इंडिकेशंस हैं, किस किस चीज़ों में, किन किन रोगों में उनका हम प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम जिस शास्त्र में पढ़ते हैं या जिस शास्त्र में इन तीनों का वर्णन हो उसे ही द्रव्य गुण शास्त्र कहते हैं। अब देखिए द्रव्य के लक्षण। चरक सूत्र में बताया है यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् तद द्रव्यम।
क्या मतलब हुआ इसका? जिसमें कर्म एवं गुण आश्रित हों। यह हमने द्रव्य की परिभाषा में देखा ही था, यही इसका लक्षण है। कोई भी द्रव्य कर्म और गुण के बिना व्यर्थ है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उसकी कोई यूटिलिटी ही नहीं रहेगी, है ना। तो सबसे पहला लक्षण द्रव्य का है कि उसमें कर्म एवं गुण आश्रित हो। दूसरा लक्षण है जो अपने कार्य का समवाय कारण हो। उदाहरण आप देखिए, इसमें दिया हुआ है कि मिट्टी और धागा, इसमें अपने अपने गुण और कर्म निहित हैं और वे क्रमशः घड़ा, मिट्टी जो है वो घड़ा बनाएगा और कपड़ा जो है वो धागे से बनेगा। तो इसमें क्या है कि घड़ा और कपड़े का समवाय कारण द्रव्य कौन सा है? मिट्टी और धागा। घड़ा अगर कार्य द्रव्य है तो उसका कारण द्रव्य क्या है? मिट्टी। और मिट्टी जब तक उसमें, उस कार्य द्रव्य में जब तक मिट्टी रहेगा तब तक घड़े का अस्तित्व रहेगा। अगर हम मिट्टी को उसमें से अलग कर देंगे तो घड़ा ही नहीं रहेगा। यही समवाय कारण होता है। शरीर के दोष, धातु और मलों में भी द्रव्यों की समवाय कारणता है। क्रिया गुणवत् समवाय कारणम द्रव्यम। यही चीज बताया है कि क्रिया गुणवत् समवाय कारणम द्रव्यम। द्रव्य क्या है? जिसमें क्रिया और गुण समवाय कारण से मौजूद हो, वही द्रव्य है। तो चरक और सुश्रुत के अनुसार द्रव्य के जो लक्षण हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं, बस उनकी भाषाएं अलग हैं। तो ये तो है द्रव्य के लक्षण। आइए अगले स्लाइड में देखते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये है हरितकी, जिसको कि हम अभ्या भी बोलते हैं। अगर ये कारण द्रव्य है, अभ्या में आश्रित गुण कौन कौन से हैं? रुक्ष, लघु, पंचरस, मधुर विपाक, उष्णवीर्य, त्रिदोषहर। और इसके आश्रित कर्म कौन कौन से हैं? दीपन, अनुलोमन और रसायन। ये कर्म करने वाले। ये कर्म और कार्य ये दो अलग अलग है। कर्म का मतलब होता है कि शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है किसी भी द्रव्य के सेवन करने से, उसको हम कर्म कह रहे हैं। और जो कार्य है वो कार्य द्रव्य की तरह हम उसको ले रहे हैं, जो कि कर्म होने के बाद की जो स्थिति है उसको कार्य कहते हैं। ये जो कारण द्रव्य है, इसका कार्य द्रव्य है अभ्यादि मोदक और अभ्यारिष्ट। तो कार्य द्रव्य का समवायी कारण क्या होता है? ये द्रव्य होता है। मतलब कि जब तक अभ्यादि मोदक में अभ्या रहेगा तब तक तो उसका अस्तित्व है, मतलब कि वो समवायी कारण हुआ। कारण के तीन प्रकार, जैसे समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। ये हम आगे के वीडियोस में इसको हम विस्तार से समझेंगे। आगे देखिए, जो हमने घट और पट मतलब कि मिट्टी और धागे से घड़ा और कपड़े का जो एग्जाम्पल लिया था वो आप इससे समझ लेंगे, अगर आपको समझ में ना आया होगा तो। अगर जैसे मिट्टी और ये धागा अगर कारण द्रव्य है और इनके जो आश्रित गुण हैं, द्रव्य के प्रमुख लक्षण है कि इसमें गुण और कर्म आश्रित होंगे। तो इस मिट्टी में गुण और कर्म जो हैं वो ये हैं: लघु स्निग्ध शीत, श्लक्ष्ण मंद विशद मृदु। आश्रित कर्म शीतलता, तृष्णा निग्रहण और तृप्ति। उसी प्रकार ये जो आश्रित गुण और कर्म हैं ये हैं इस धागे के। अब इसके कार्य द्रव्य हैं घड़ा और कपड़ा। अब इसमें समवायी कारण आप समझिए। ये जो घड़ा है ये कार्य द्रव्य है, मतलब कि कारण से जब वो कार्य में कन्वर्ट हो गया इनकी वजह से, गुण और कर्म की वजह से, तो जब तक इसमें मिट्टी रहेगा तब तक तो ये घड़े का अस्तित्व है। और अगर हम इसमें से मिट्टी हटा देते हैं तो घड़े का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से कपड़े में से अगर हम धागा हटा देते हैं तो कपड़े का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसी को हम समवायी कारण कहते हैं। अगला द्रव्य का जो लक्षण है रस वैशेषिक के अनुसार
जिसमें रस, गुण, विपाक, वीर्य और कर्म आश्रित हो उसे द्रव्य कहते हैं। चरक और सुश्रुत ने बताया था कि जिसमें गुण और कर्म आश्रित हो उसे द्रव्य कहते हैं, लेकिन रस वैशेषिककार नागार्जुन ने इसको और डिटेल में समझा है, जिसमें रस, गुण, विपाक, वीर्य और कर्म आश्रित हो उसे द्रव्य कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल से देखिए, समझिए कि अगर जैसे ये आम है, पका हुआ आम, और इसी आम में ये पांचों चीजें आश्रित रहेंगी, क्योंकि ये द्रव्य में ही तो आश्रित रहेगा, नहीं तो जो रस है, मधुर रस, वो अलग से तो कहीं हवा में रहेगा नहीं ना, किसी न किसी द्रव्य में तो स्थित होगा। वैसे जो उसके गुण है, गुरु और स्निग्ध, वो भी द्रव्य में ही आश्रित होंगे। और जो उसका विपाक है, पचने के बाद जो उसका सारा रस बनता है, वो भी तो उसी द्रव्य में ही तो है, उसी का ही तो पाचन हो रहा है, तब वो बन रहा है। उसी तरीके से जो वीर्य है, उसकी शीत वीर्य, और फिर उसका जो कर्म है, वात पित्त शामक, ये पके हुए आम का है। कच्चे आम का जो है वो रस, गुण, वीर्य, विपाक वो अलग हो जाता है। अभी हम पके आम का यहाँ पर समझ रहे हैं। तो रस वैशेषिककार ने ये कहा है कि जिसमें रस, गुण, विपाक, वीर्य और कर्म आश्रित हो उसे द्रव्य कहते हैं। ये तो हो गए द्रव्य के लक्षण। अगला टॉपिक है रस के लक्षण। रसनार्थो रसः, ये चरक सूत्र में बताया है कि रसन इंद्रिय मतलब जिह्वा के द्वारा जिस गुण का ग्रहण होता है उसे रस कहते हैं। अब आप देखिए कि जिह्वा में अलग अलग टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं, उसमें अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रस का ज्ञान होता है। आप इस फोटो से समझ सकते हैं। फोटो इसलिए इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो याद रह जाते हैं। ऐसे तो थ्योरी जो है वो याद होना बड़ा मुश्किल होता है। श्लोक भी जो है वो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप श्लोक याद करें। यहाँ पर मैंने सिर्फ जो छोटे छोटे सूत्र हैं वही मेंशन किए हैं। मैंने सिर्फ उसके ट्रांसलेशन जो है हिंदी में वो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सूत्र या श्लोक जो है वो कई लोगों की समस्या होती है कि वो याद नहीं होता है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो इसमें अभ्यस्त हैं, जिनको आसानी से याद हो जाता है अगर सूत्र, तो उसको इलाबोरेट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और सूत्र अगर याद हो गया तो कोई भी पॉइंट्स छूटते नहीं है। अगर जैसे हमने रसनार्थो रसा, ये हमें अगर याद हो गया है, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायत्त द्रव्यम, जो द्रव्य की परिभाषा है, ये अगर याद हो गया है तो हम उसी से ही डिटेल्स पूरा लिख पाएंगे। इसलिए सूत्र को हम याद करवाने के लिए कहते हैं कि याद आप कीजिए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सूत्र याद कर लेंगे तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे या तभी आप बहुत अच्छे आयुर्वेदज्ञ होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस अर्थ पता होना चाहिए, आपको उस चीज का ज्ञान होना चाहिए, चाहे आप संस्कृत के सूत्र के रूप में आप याद रखें, चाहे आप हिंदी में, चाहे किसी भी भाषा में आप याद रखें, बस आपको उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसलिए जो सूत्र हैं, जो श्लोक हैं, जो छोटे हैं, बस खाली वही लिखे हैं। और रेफरेंस भी मैंने हर इलाबोरेट जो भी मैंने किया हुआ है उसके रेफरेंस भी हर जगह मेंशन नहीं किए हैं, क्योंकि उसमें अनावश्यक ही टाइम भी ज़्यादा जाएगा और फिर स्पेस की भी यहाँ पर कमी होती है। तो मैं सिर्फ जो पॉइंट्स हैं मेन जो हमें याद रखना है वही आपको बता रहा हूँ। और आप यहाँ पर अगर अच्छे से ये सारे टॉपिक्स अगर समझते जाते हैं तो ये फिर आपके पीजी प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी मददगार होगी। और यही चीज़ आपके बाद में प्रैक्टिस में भी काम आएगी, क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो बीएमएस के टाइम पे ही क्लियर होते हैं। और अगर आप इस समय समझ लेंगे तो फिर जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तब आपको सारी चीज़ें जो हैं वो आसानी से समझ में आते जाएंगी। और ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करना है तो आपको आयुर्वेदिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए। मॉडर्न से डायग्नोसिस करेंगे और आयुर्वेदिक मेडिसिन देंगे तो आप कभी भी अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक नहीं बन पाएंगे। आपको आयुर्वेद के अनुसार डायग्नोसिस करना पड़ेगा। आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वात पित्त कफ पंच महाभूत, इनमें कोरिलेट करके ही आपको एक फाइनल आपको डायग्नोसिस बनानी है और तभी आप उस औषधि
को सही तरीके से प्रयोग करवा पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। अगला टॉपिक है गुण के लक्षण। समवाय तु निश्चेष्टः कारणम गुणः। ये चरक सूत्र में बताया है। इसका अर्थ है जो समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित हो। वही बात जो हमने द्रव्य के लक्षण में देखा था कि गुण जो है वो उसमें आश्रित रहता है, और गुण के लक्षण में ये लिख सकते हैं कि गुण जो है वो द्रव्य में आश्रित होता है, और जो कर्म रहित हो, जो निश्चेष्ट हो, जो कि खुद से कोई नहीं प्रेरित हो, उसको गुण कहते हैं। और कार्य के प्रति असमवाय कारण हो। यहां पर देखिए असमवाय कारण आ गया। अब हमें असमवाय कारण समझना है। समवाय कारण हमने समझा था कि जो कि कार्य होने के बावजूद भी उस कार्य द्रव्य में रहे, अगर वहां से हटा दिया जाए तो वो कार्य द्रव्य ही समाप्त हो जाए, वो समवाय कारण है। और असमवाय कारण का मतलब होता है कि कार्य द्रव्य से अगर हम उसको हटा भी लेते हैं तब भी कार्य द्रव्य बना रहे। देखिए जो कारण होते हैं वो तीन हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। उदाहरण से समझिए कि अगर जैसे कपड़ा है तो कपड़े में जो समवाय कारण है वो है तंतु मतलब धागा, और असमवाय कारण है तंतु संयोग मतलब वो जो धागा है वो आपस में मिलकर कपड़ा बना रहे हैं। तो जो मिलने की जो प्रक्रिया हो रही है वो है असमवाय कारण। और निमित्त कारण क्या है? जिसकी वजह से हम कपड़ा बुन रहे हैं धागे से, जैसे कुलाल हो गया, उसका दंड, चक्र, सूत्र, ये सारे जो हैं वो निमित्त कारण हैं। तो अगर हम असमवाय कारण को हटा देते हैं बाद में, तो भी जो हमारा कार्य द्रव्य है, जो कपड़ा है, उसका अस्तित्व रहेगा। जो संयोग की जो क्रिया है वो एक बार होने के बाद फिर बार बार तो हो नहीं रही है ना कपड़े बनने के बाद भी, तो बाद में फिर वो जो है वो संयोग की क्रिया अपने आप बंद हो जाती है। वो इसका मतलब वो असमवाय कारण हुआ। और जो निमित्त कारण है जो कि कपड़े में मौजूद नहीं है, जो कार्य द्रव्य है उसमें मौजूद नहीं है, जब हम उसको बना रहे थे, जब कार्य द्रव्य कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य में जब परिणीत हो रहा था, जब बदल रहा था, उसमें परिवर्तित हो रहा था, उस समय हम जिन जिन कारणों की हमें आवश्यकता पड़ी उसे हम निमित्त कारण कहते हैं। जिसका कि संयोग और वियोग में मतलब कि कोई भी परिवर्तन जब हो रहा है उसमें सिर्फ निमित्त रूप में एक्सटर्नली ही बस जिसकी जरूरत पड़े उसे ही निमित्त कारण कहते हैं। रस वैशेषिक कार ने बताया है जिन पदार्थों में अनेक विध लक्षण मिलते हो उन्हें गुण कहते हैं। अगला टॉपिक है वीर्य के लक्षण। येन कुर्वन्ति तद वीर्यम। महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत दोनों ने बताया है। इसका अर्थ है जिस शक्ति से द्रव्य अपने कर्मों को करता है उसे वीर्य कहते हैं। वीर्यम तु क्रियते येन या क्रिया। द्रव्य जिस शक्ति से जिससे वह कर्म सामर्थ्य होता है वही वीर्य है। उत्कृष्ट शक्ति संपन्न गुणों को वीर्य कहते हैं। ये महर्षि सुश्रुत और वाग्भट ने बताया है। देखिए इसमें क्या है कि रस और गुण, इनसे कोई भी द्रव्य जो है वो हमारे शरीर में कर्म करते हैं, उनके अनुसार ही जो लक्षण है हमारे शरीर में वो उत्पन्न करते हैं। लेकिन रस और गुण के अलावा भी अगर कोई अनएक्सपेक्टेड लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो वो वीर्य की वजह से हो रहे हैं। विशेष शक्ति द्रव्य की रहती है जिससे कि वो अपने कर्मों को करता है, रस और विपाक के अलावा भी। हालांकि रस और विपाक के अनुसार, रस गुण और विपाक के अनुसार ही वीर्य बनता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ अपवाद स्वरूप रस और विपाक के अनुसार जो वीर्य होना चाहिए वो वीर्य ना होकर के अलग होता है। क्या होता है कि रस अगर मधुर है तो विपाक मधुर बनेगा और उसका वीर्य जो है वो शीत होगा। रस अगर कटु है
तो उसका विपाक कटु बनेगा और उसका जो वीर्य है वो उष्ण होगा। लेकिन कई बार मधुर रस और मधुर विपाक होने के बावजूद भी वीर्य जो है वो उष्ण होता है और फिर वो द्रव्य जो है उस वीर्य के अनुसार अपने कर्म करती हैं अपने हमारे शरीर में, तो उसके अनुसार ही फिर शरीर में जो है वो परिवर्तन होते हैं। तो इसी वजह से वीर्य की इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, वो रस और विपाक के ऊपर बैठ जाती है, या आप ये कहें कि वो उससे भी प्रधान होती है, वो उससे भी इम्पोर्टेंट होती है और उसके अनुसार फिर जो द्रव्य है वो अपने कर्म करता है। अब यहाँ पर ये समझिए कि जैसे एग्जाम्पल में अगर हम पका आम ले रहे हैं तो वीर्य क्या क्या हो सकते हैं। अगर मधुर रस और मधुर विपाक है तो शीत वीर्य होगा, तो क्या इसे वीर्य कहते हैं। और किसी द्रव्य की जो एक्सपायरी डेट होती है, उसकी शेल्फ लाइफ होती है जो, क्या उसे वीर्य कहते हैं। या फिर जो उसका कर्म है, जैसे वात पित्त शामक जो बताया गया है, क्या हम उसे वीर्य कहें। या फिर क्या किसी द्रव्य की एक्टिव पोटेंसी जिसकी वजह से वो शरीर में अपने प्रभाव दिखा रहा है या अपने कर्म कर रहा है, उसको हम वीर्य कहें। या फिर जो भी उसमें केमिकल कंपोजिशन होते हैं, जैसे या पका हुआ आम में मैंगीफरीन होगा या उसमें जो भी फ्लेवोनाइड्स होंगे, तो क्या हम उसको वीर्य कहें। अगर हम एक प्रकार से देखें तो ये सभी चीजें जो हैं वो वीर्य के अंदर में ही आ जा रही हैं। मॉडर्न साइंस के पैरामीटर्स के हिसाब से शेल्फ लाइफ, एक्टिव पोटेंसी और ये केमिकल कंपोजिशन ये कहना ठीक है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से जो है वो शीत वीर्य, वात पित्त शामक वो जो कर्म जिसकी वजह से कर रहा है उस वजह को वीर्य कह रहे हैं। अगला टॉपिक विपाक के लक्षण। जठराग्नि के योग से पाचन क्रिया के अंत में भोजन आदि जिस पदार्थ या रस विशेष में परिणीत होता है वही विपाक है। इसमें इंपॉर्टेंट है जठराग्नि के योग और पाचन क्रिया के अंत में जो भी हम सेवन कर रहे हैं, जो भी द्रव्य का सेवन कर रहे हैं, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो आहार हो, चाहे वो पेय हो, उस पदार्थ का रस विशेष में परिणीत होना जठराग्नि की वजह से वो एक नए रस में परिणीत हो जा रहा है, उसमें बदल जा रहा है, उसी को विपाक कहते हैं। आहार से सार रस और मल के पृथक होने पर प्राप्त सार रस ही विपाक है। जठराग्नि का जब योग हो जा रहा है, जो भी द्रव्य का हम सेवन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जब उस आहार से सार भाग अलग हो गया और मल अलग हो गया, तो जो सार भाग जो अलग होके आया है उसे ही विपाक कहते हैं। और यही सार भाग जो है वो फिर आगे रस, रक्त आदि धातुओं में फिर मिलता है। विपाक को हम दो पार्ट्स में बांट रहे हैं, प्रपाक और विपाक, क्योंकि जठराग्नि का जो योग हो रहा है वो अलग अलग स्टेज में हो रहा है। इसी वजह से पहला तो आ गया अवस्था पाक, मतलब पहला अमाशय में, फिर पच्यमान आशय में और फिर पक्वाशय में। ये तीनों दोषों के अनुसार है। कफ, यहाँ पर कफ मल रूप में बनेगा, यहाँ पर पित्त मल रूप में बनेगा और यहाँ पर वायु मल रूप में बनेगी। निष्ठा पाक जो है, ये अवस्था पाक जब खत्म हो जाए उसके बाद जो होगा वही निष्ठा पाक है और जो हमें मिलेगा वो विपाक है। आइए अगले इसमें समझते हैं हम इसे। अब देखिए, जैसे कि मान लो हमने किसी द्रव्य का सेवन किया, वो हमारे आहार नली से होते हुए हमारे आमाशय में आ गया। अब यहां से ही इसका अवस्था पाक, जो पहला अवस्था पाक है आमाशय वाला जो है, वो यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है, क्योंकि सलाइवा की वजह से पाचन का कार्य जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है। और ये यहां से अमाशय तक जो है वो पहला अवस्था पाक है। और यहाँ पर क्या होता है, मलभूत कफ की उत्पत्ति होती है। कहाँ पर होगी? अमाशय में।
कफ का स्थान है ये, इसीलिए। अब अगर हम मधुर रस का सेवन करेंगे या मधुर रस प्रधान द्रव्य का सेवन करेंगे तो जो मलभूत कफ है उसकी मात्रा ज्यादा होगी, और अगर हम कटु रस प्रधान द्रव्य का सेवन करेंगे तो मलभूत कफ की मात्रा कम होगी, लेकिन अमाशय में कफ ही उत्पन्न होगा मल रूप में। उसके बाद फिर सेकंड अवस्था पाक होता है जो कि पश्चिमान आशय में स्थित हो, और यहां पर मलभूत पित्त की उत्पत्ति होती है क्योंकि यह पित्त का स्थान है। ड्यूडेनम वाला जो एरिया है, ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो एरिया है, वहां पर सेकंड अवस्था पाक होता है। और उसके बाद फिर जो इंटेस्टाइन वाला जो हिस्सा है यहां पर होगा थर्ड अवस्था पाक। जो तीसरी अवस्था पाक होती है वो पक्वाशय में होती है, और यहां पर मलभूत वात की उत्पत्ति होती है। यहां पर देखिए हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो है मलभूत वात, मलभूत पित्त और मलभूत कफ। ये जो दोष हैं वात पित्त कफ वाले वो नहीं है, ये रोग उत्पन्न करने वाले हैं। ये जो वात पित्त कफ यहाँ पर जो बन रहे हैं ये रोग उत्पन्न करेंगे। कब रोग उत्पन्न करेंगे? अगर वो संचित हो गए वहीं पर, तब वो रोग उत्पन्न करेंगे। और अगर वो संचित नहीं हो रहे हैं या कम बन रहे हैं तो फिर वो रोग उत्पन्न नहीं करेंगे। अब जब थर्ड जो अवस्था पाक है जब वो खत्म हो जाती है तब फिर जो होगा वो है निष्ठा पाक, और इससे विपाक की उत्पत्ति होगी। अब देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। विपाक और मल अलग हो जाते हैं निष्ठा पाक में। थर्ड अवस्था पाक मलभूत वात की उत्पत्ति हो गई, उसके बाद फिर जो सार भाग है और जो मल भाग है वो अलग हो जाएगा। सार भाग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये जो विपाक यहाँ पर मिला है जो कि अवशोषित हो गया वो सबसे पहले रस धातु को पोषित करेगा, और यह रस संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है, और इस रस से संपूर्ण शरीर में धातु रूप दोषों की उत्पत्ति होती है। विपाक होने के बाद ही जो त्रिदोष या जो हम धातु रूप दोषों की बात करते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, जो कि शरीर का धारण कर रहा है, उसकी उत्पत्ति हो रही है। विपाक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे जो पॉइंट्स है ये विपाक के लक्षण में नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर विपाक के लक्षण पढ़ रहे थे तो मैंने इसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको बता दी है। यही चीज हम अगले वीडियो में भी फिर से समझेंगे। अब यहाँ पर जो धातु रूप दोषों की उत्पत्ति हुई है, अगर मधुर विपाक मतलब कि अगर हम मधुर रस प्रधान द्रव्य का सेवन कर रहे हैं तो धातु रूप कफ जो है वो ज्यादा बनेगा क्योंकि मधुर विपाक बन रहा है उससे, और अम्ल विपाक अगर है तो धातु रूप पित्त ज्यादा बनेगा, और अगर कटु विपाक हुआ तो धातु रूप वात ज्यादा बनेगा। प्रभाव के लक्षण। किसी द्रव्य में रस, विपाक और वीर्य के समान रहने पर भी यदि कर्म विशेष हो, यह इंपॉर्टेंट है, तो इसका कारण उस द्रव्य की विशिष्ट शक्ति होती है। मतलब कि रस, विपाक और वीर्य ये सामान्य रहे, मतलब कि इसके जैसे रस जो है उसी के अनुसार विपाक बना और उसी के अनुसार वीर्य बना। अगर जैसे मधुर रस है किसी द्रव्य का, उसके अनुसार मधुर विपाक बना, और उसी के अनुसार अगर शीत वीर्य हो रहा है तो उस द्रव्य का जो शरीर में काम है वो रस, विपाक और वीर्य के अनुसार होना चाहिए। लेकिन उस अनुसार ना हो करके अगर हमें कोई अलग ही कार्य दिखे, शरीर के अंदर कोई अलग ही कर्म दिखे, तो वो जिस शक्ति की वजह से हो रही है उसे ही
हम प्रभाव कहते हैं। उदाहरण में आप समझिए कि जैसे तिल और मदन फल, ये दोनों में मधुर रस है, कषाय रस है और तिक्त रस है, स्निग्ध गुण है और पिच्छल गुण है। लेकिन मदन फल जो है वो वामक होता है और तिल जो है वो वामक नहीं होता है। दोनों में रस और गुण दोनों में एक समान है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है दोनों के कर्म हमारे शरीर में अलग अलग है। तो ये रस विपाक और वीर्य के नियम को तोड़कर वो एक विशिष्ट शक्ति से हमारे शरीर में कर्म कर रहा है। उस विशिष्ट शक्ति को ही प्रभाव कहते हैं। कर्म के लक्षण चरक सूत्र में 26वें अध्याय में इसकी परिभाषा दी है और उसके लक्षण भी बताए हैं। जो संयोग और विभाग में अनपेक्ष मतलब स्वतंत्र कारण हो, उसे ही कर्म कहते हैं। जो द्रव्य में आश्रित हो, यत्र आश्रिता कर्म गुणा, ये तो हमने देखा ही है। तो कर्म का जो एक इंपॉर्टेंट लक्षण है वो यह है कि वो द्रव्य में आश्रित होता है और जो संयोग और विभाग में मतलब कि मिलना और अलग होना या फिर कोई भी परिवर्तन जो भी होगा, संयोग और विभाग जो है वो परिवर्तन को इंडिकेट कर रहा है। शरीर में परिवर्तन उत्पन्न करने वाले द्रव्यगत पदार्थ को कर्म कहते हैं। ये वैशेषिक के अनुसार है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार। अब यहां पर आप देखिए मदन फल है, तो मदन फल का जो कर्म है वो कर्म है वमन कर्म, वमन करवाता है वो। और मदन फल का जो प्रभाव है वो वामक है। कर्म और प्रभाव लगभग एक प्रकार से सिनोनिम की तरह ही होते हैं, थोड़ा ही बस अंतर है उसमें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इसी तरीके से सिलेबस के अनुसार वीडियोस अपलोड करेंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में थोड़ा समय लगता है। पहले हम जो टॉपिक्स हैं उसके अनुसार जो कंटेंट हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं, कंपाइल करते हैं हम अलग अलग संहिताओं से। और जितना आपको समझना चाहिए, जितना आप लोगों को लिखना चाहिए, उतना ही हम अपने स्लाइड्स में मेंशन करते हैं। उसके बाद फिर उसको हम अच्छे से समझाने के लिए इमेजेस और एनिमेटेड 3D पिक्चर्स इसमें हम ऐड करते हैं। उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग होती है, फिर उसकी एडिटिंग होती है। तो ये थोड़ी सी जो प्रक्रिया है ये थोड़ी लंबी हो जाती है, तो आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना है। कोशिश हम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम वीडियोस बनाने में, एडिट करने में और इसको अपलोड करने में दें। आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अच्छे कंटेंट आपको दें। तो अगर आप हमें थोड़ा सा धैर्य रखकर समय देंगे तो हम आपको अच्छे कंटेंट उपलब्ध करवा पाएंगे, ताकि ये आपके आगे आपके ईयर वाइज जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें काम आए। और उसके अलावा ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाएंगे। जब आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे तभी एक अच्छे चिकित्सक बन पाएंगे। अभी तो हमको लग रहा है कि बस जैसे तैसे हम इसको रट लें, पढ़ लें और एग्ज़ाम हमारे क्लियर हो जाए, BMS हो जाए, हम डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन जब आप अच्छे से इनको सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं तो सारा व्यर्थ होगा। आपको बाद में समझ में नहीं आएगा कि ये मेडिसिन ऐसे क्यों काम कर रही है। देखिए, हम प्लेलिस्ट भी हमने इसी वजह से बनाया हुआ है ताकि आप उस प्लेलिस्ट में आप जाइए और आपको सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियोस मिलेंगे, सीरियल वाइज है वो। सारे जो CCIM के जो सिलेबस है उसके अनुसार ही हम बना रहे हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।